प्रश्न केवल अभ्यास नहीं बल्कि चयन की दिशा तय करते हैं। आइए सही रणनीति और निरंतर अभ्यास के साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फोकस आईएएस पीसीएस चैनल पर। फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो यह टेस्ट सीरीज विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको लगभग 3000 केयरफुली सेलेक्टेड एमसीक्यू कराए जाएंगे। प्रतिदिन कम से कम 25 से 50 प्रश्नों का नियमित अभ्यास कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी नियमित, व्यवस्थित और परीक्षा केंद्रित बनी रहे। प्रश्नों का चयन यूपीपीएससी के नवीनतम परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके साथ ही यूपीएससी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस प्रकार की अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न शैली पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और उसके स्थलों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक प्रवर नदी के तट पर स्थित है। तीसरा कथन है, मांडा जो इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, वर्तमान में पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ सत्य बताना है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं आपको। ये है। ठीक है, तो उत्तर ए हो गया। 1 और 2 कथन सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार स्वरूप में था। इसका सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, इसका सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवर नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक फैली है। तीसरा कथन जो असत्य है, मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर जरूर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह कहाँ? पंजाब में रावी नदी के किनारे नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है मांडा। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्वयं हड़प्पा नगर स्थित है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन ये दिए गए हैं। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504718 पर किसी भी क्वेरी अगर है तो। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बनवाली एक ऐसा प्रमुख स्थल है जहां से ग्रिड पद्धति पर आधारित सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, धौलावीरा में जल संरक्षण यानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की नालियां पूरी तरह से खुली होती थीं और उन्हें साफ करने के लिए कोई मैनहोल नहीं बनाए गए थे। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। यहाँ हमें सही नहीं बताना है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो पहला जो है, पहला कथन सही नहीं है और तीसरा कथन जो है सही नहीं है। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि क्या इस टेस्ट सीरीज की खासियत है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो प्रतिदिन क्या है 25 से 50 जो है एमसीक्यू कराए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की निश्चित विस्तृत जो है व्याख्या दी जाएगी। सेलेक्टेड पीडीएफ
नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको प्राप्त होगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर भी कराया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, प्रत्येक शुक्रवार को हम करंट अफेयर की सुविधा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी एक समग्र रूप से आगे बढ़ेगी। ठीक है, यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम फिर से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य मिट्टी की बनी अनगिनत नारी मूर्ति से मिलते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर एक त्रिमुखी देवता को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे मार्शल ने आदि शिव कहा है। तीसरा कथन है, हड़प्पावासी अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़े बड़े भव्य मंदिर और धार्मिक मठों का निर्माण करते थे, जिसके अवशेष लगभग हर बड़े शहर से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, हमें सत्य बताना है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 जो है सत्य है, तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार और समकालीन सभ्यताओं के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेखों में मेहुला शब्द का प्रयोग संभवतः सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। दूसरा, हड़प्पा वासियों का मिस्र की सभ्यता के साथ बहुत गहरा और सीधा व्यापारिक संबंध था, जबकि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित था। तीसरा, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहरें लोथल से प्राप्त हुई हैं, जो बहरीन ओमान के रास्ते होने वाली समुद्री व्यापार की पुष्टि करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं अर्थात असत्य हैं, वे हमें बताने हैं। ठीक है, तो केवल 2 कथन जो है असत्य है। ठीक है, इस हिसाब से उत्तर हो गया बी। पहला और तीसरा कथन हो जाएगा सत्य। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से मोर रिवीजन कीजिए हर प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हड़प्पा कालीन कला, मूर्तिकला और धातु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति लुप्त मोम तकनीक द्वारा बनाई गई थी। दूसरा, हड़प्पावासी तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसलिए यह पूर्ण विकसित कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के निष्कर्षण और उससे तलवारें तथा भारी अस्त्र शस्त्र बनाने की कला में अत्यधिक निपुण थे। तो यहाँ पर क्या है, हमें सत्य बताना है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब जानते हैं कि लौह युगीन सभ्यताएं कौन सी थी। तो यहाँ उत्तर हो गया ए, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन जो है गलत है। अभी ये कांस्य जो नर्तकी है एनसीईआरटी में लेकर इसको भी काफ़ी चर्चा है। ठीक है, इनके ड्रेसिंग उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विन्यास पद्धति यानी लेआउट पैटर्न और उनकी सुरक्षात्मक विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के पश्चिमी दुर्ग यानी सिटाडेल को एक विशाल और मोटी रक्षा प्राचीर यानी फोर्टिफिकेशन वॉल से घेरा गया था। दूसरा, लोथल और
सुरकोटदा ऐसे स्थल हैं जहां दुर्ग और निचला नगर यानी लोअर टाउन अलग अलग प्राचीर से घिरे होने के बजाय एक ही रक्षा प्राचीर के भीतर संयुक्त रूप से घिरे हुए थे। तीसरा, कालीबंगा एक मात्र ऐसा स्थल है जहां दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से पूरी तरह घिरे हुए थे। तो यहाँ पर क्या है, सत्य हमें बताना है, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी उत्तर, सभी कथन जो हैं सत्य हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के पश्चिमी दुर्ग को एक विशाल और मोटी प्राचीर रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। दूसरा है लोथल और सुरकोटदा ऐसे स्थल है जहां दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे होने के बजाय एक ही रक्षा प्राचीर के भीतर संयुक्त रूप से घिरे हुए थे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के शिल्प उत्पादन और कच्चे माल के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पावासी शंख यानी सेल से वस्तुएं बनाने के लिए मुख्य रूप से बालाकोट और लोथल जैसे तटीय केंद्रों पर निर्भर थे। दूसरा है लाजवड़ मणि जो एक अत्यंत मूल्यवान नीला पत्थर था को प्राप्त करने के लिए हड़प्पावासियों ने सुदूर अफगानिस्तान में सौतुर्घई नामक एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया था। तीसरा है दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में हड़प्पावासी मुख्य रूप से तांबे का आयात करते थे, जबकि राजस्थान की खेतड़ी खानों से वे सोना प्राप्त करते थे। कौन से कथन सही नहीं है यानी असत्य है वे बताने हैं। ठीक है, तो केवल जो है कथन 3 जो है वे असत्य है। ये उत्तर बी सही हो जाएगा। बाकी दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर निर्माण विज्ञान और उन पर अंकित विभिन्न प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहर से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है, मोहरों पर सबसे आम रूपांकन एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न का है, जिसके सामने एक विशिष्ट धूपदान या चारा पात्र जैसी आकृति बनी होती है। दूसरा है, हड़प्पा की मोहरों का उपयोग केवल व्यापारिक लेन देन की प्रामाणिकता के लिए नहीं बल्कि कुछ मोहरों का उपयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था। तीसरा है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर शेर गाय के चित्र बहुत स्पष्ट और बहुतायत में उत्कीर्ण मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो 1 और 2 जो कथन है वे सत्य हैं। ठीक है, इस हिसाब से उत्तर ए हो गया। तीसरा कथन जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या कहता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक लगभग 60% से अधिक मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है, जिसके सामने चारा पात्र या धूपदान बना होता है। कई छोटी मोहरों में छेद बने मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें धागे में पिरोकर ताबीज की तरह पहना जाता था। ठीक है, तीसरा कथन असत्य है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर कलाकृतियों पर शेर और गाय का अंकन कहीं भी नहीं मिला है। वे बाघ, हाथी, गैंडे और सांड को पूरी तरह से परिचित थे, लेकिन शेर और गाय पूरी तरह नदारत हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सांड का मिला जबकि गाय का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें याद करते चलिएगा आप लोग, याद रहेगा। तो जो परीक्षा हॉल में हम बैठते हैं तो प्रश्न कम समय में सॉल्व हो जाता है, वरना सोचने में समय जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाधान की विविधता और सामाजिक स्त्रीकरण के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, हड़प्पावासी आमतौर पर मृतकों को कब्रों में लिटाते समय उनके सिर को दक्षिण दिशा में और पैरों को उत्तर दिशा में रखते थे। दूसरा है, कालीबंगा और लोथल से कुछ ऐसे समाधान मिले हैं जहां कब्रों के अंदर आभूषण, कीमती बर्तन बड़ी मात्रा में रखे गए थे, जो आर्थिक असमानता को दर्शाते हैं। तीसरा है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल कब्रिस्तान मिला है जिसे पुरातात्विक भाषा में सिमेट्री एच कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं अर्थात असत्य हैं वे बताने हैं। तो देख लेते कौन से कथन असत्य हैं। 1 और 3 जो है वे असत्य हैं, दूसरा सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर बी हो गया। दूसरा कथन जो है सत्य है, तो हमें यहाँ क्या असत्य बताने थे, तो पहला और तीसरा असत्य हो गया। हड़प्पा वासी आमतौर पर मृतकों को कब्रों में लिटाते समय उनके सिर को दक्षिण दिशा में और पैरों को उत्तर दिशा में नहीं रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि तकनीक यानी एग्रो टेक्नोलॉजी विकास और फसलों के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पावासी गेहूं, जौ, राई, मटर जैसी फसलों से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन चावल के उत्पादन का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य पूरी सभ्यता में कहीं नहीं मिला है। दूसरा है, गुजरात के स्थलों जैसे रंगपुर और लोथल में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वहां के लोग चावल उगाना जानते थे। तीसरा कथन है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित होने के कारण हड़प्पा वासियों ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया था, जिसके स्पष्ट साक्ष्य अफगानिस्तान के शत्रुघ्न से मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या बताना। ठीक है, तो जो है 2 और 3 कथन जो है सत्य हो जाते हैं। इस हिसाब से उत्तर हो गया बी, पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ चावल की बात हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, याद करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मापन विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी, लिपि और भार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा वासियों की भार प्रणाली मुख्य रूप से द्विआधारीय यानी बाइनरी और दशमलवात्मक यानी डेसिमल दोनों प्रणालियों का अनुसरण करती थी। दूसरा, तौल के छोटे बाटों का अनुपात मुख्य रूप से 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि के गुणज में था, जहां 16 का अनुपात सबसे प्रमुख था। तीसरा है, सिंधु लिपि एक वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल लिपि थी, जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था और इसे आधुनिक इतिहासकारों द्वारा पूरी तरह पढ़ लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त कथनों में से क्या सत्य बताना है हमें। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं, तो केवल क्या है, सिंधु लिपि वर्णमाला ये अभी पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो ये कथन आप एलिमिनेट कर दीजिए कि तीसरा जो है गलत हो गया। तो कौन कौन से कथन सत्य हो गए, पहला और दूसरा। जिस तरीके से आप देखिए कि 3 सभी में है, तो आपको याद ही होगा, किसी अभी पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल धौलावीरा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्थल गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, जो अन्य हड़प्पा नगरों की तरह 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था। दूसरा कथन, धौलावीरा से एक विशाल स्टेडियम या खेल के मैदान के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा, यहाँ से 10 बड़े अक्षरों वाला एक अभिलेख पत्र यानी साइन बोर्ड मिला है, जिसे विश्व का प्राचीनतम विज्ञान बोर्ड या सूचना पट माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य हमें बताना है। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं।
तो 1 और 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। इस हिसाब से उत्तर हो गया डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धोलावीरा से एक विशाल स्टेडियम या खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोथा को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, यहाँ से एक विशाल ईंटों से निर्मित गोदीवाड़ा मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। तीसरा, लोथल से युग्मित समाधान यानी ट्विन बेरियल के साक्ष्य मिले हैं, जहां स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, यह बताना है। ठीक है, तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, उत्तर डी हो गया। ठीक है, लोथल में क्या है, युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले जहां स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोदीवाड़ा, विशाल ईंटों से निर्मित गोदीवाड़ा मिला, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है, तो याद करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में विद्वानों के मतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, आर्यों का आक्रमण, सर जॉन मार्शल ने कहा। दूसरा, सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन, माधव स्वरूप वत्स ने। तीसरा, जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष। चौथा, बाह्य और आंतरिक बाढ़ यानी फ्लड, रॉबर्ट रेक्स और जॉर्ज टेल्स। उपरोक्त युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, यह बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहला युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 2, 3 और 4 सही सुमेलित हैं, तो इस हिसाब से उत्तर हो गया बी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन और समाज के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः पुरोहितों और योद्धाओं द्वारा शासित एक सैन्यवादी समाज था, जहां आम नागरिकों को कोई अधिकार नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मातृदेवी की पूजा और नारी मूर्तियों की बहुतायत के आधार पर इतिहासकारों का अनुमान है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। तीसरा, खुदाई में प्राप्त सुइयों, हाथी दांत के कंघों और लिपस्टिक जो कि चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ के लोग साज सज्जा और फैशन के शौकीन थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, यह बताने हमें। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सत्य हैं, केवल 2 और 3 कथन जो हैं सत्य हैं, उत्तर बी हो गया। पहला कथन है असत्य। सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः पुरोहित और योद्धाओं द्वारा शासित एक सैन्यवादी समाज था, यहाँ आम नागरिकों को कोई अधिकार नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कथन 1 असत्य है, हड़प्पा समाज सैन्यवादी नहीं था। पूरी सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों की कमी यह दर्शाता है कि यह एक शांति प्रिय समाज था, जो संभवतः व्यापारियों या वणिक वर्ग द्वारा संचालित होता था, न कि पुरोहितों या योद्धाओं द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो इस तरीके से देखिए, स्टेटमेंट यूपीएससी भी पूछता है, पीसीएस भी पूछने लगा है, तो हमें जो है उसी हिसाब से तैयारी करके जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से आप करिएगा, अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, जहाँ लगता है कि आपको नहीं, मोर रिवीजन कीजिए उस चीज़ का, जो भी प्रश्न आपके तैयार नहीं है।
प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं और यह स्थल वर्तमान पंजाब में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, यहाँ से प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पन काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो विश्व में सबसे प्राचीन हैं। तीसरा, यहाँ के भवनों के निर्माण में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि नालियों के निर्माण में लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग मिलता है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य नहीं है यानी सही नहीं है? ठीक है, असत्य हैं वे बताने हैं। ठीक है, तो कथन 1 और 3 जो है असत्य हो गया, उत्तर ए हो गया। ठीक है, दूसरा कथन जो है सत्य है, जुते हुए खेत साक्ष्य मिले जो विश्व के प्राचीन सबसे प्राचीन है। ठीक है, घग्गर नदी का आप लोकेशन जान ही रहे हैं कि घग्गर नदी कहाँ है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हड़प्पा कालीन मृदभांडों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु सभ्यता के मृदभांड मुख्यतः चाक पर बनाए जाते थे, जिन्हें लाल और काले मृदभांड रेड एंड ब्लैक पोटी कहा जाता है। दूसरा है, इन बर्तनों पर मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां यानी जियोमेट्रिक पैटर्न और पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों के चित्र काले रंग से बनाए जाते थे। तीसरा, लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है जो पंचतंत्र की कहानी की याद दिलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ सत्य बताने हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के मृदभांड मुख्यतः चाक पर बनाए जाते हैं। लाल और काले मृदभांड तो सभी को पता है कि लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, काले रंग से चित्रित किए थे, ये भी कथन सही है। और पंचतंत्र की कहानियों से संबंधित ये चालाक लोमड़ी की कहानी भी लोथल्स के एक मृदभांड पर प्राप्त हुई। तो तीनों कथन क्या है? सही हो गया, उत्तर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 18 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पावासी बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर जैसे घरेलू पशुओं को पालते थे, जिनमें कुबड़ वाला साड़ विशेष रूप से पूजनीय था। ठीक है, हम्प्ड बैल बुल जो है। ठीक है, दूसरा है, यद्यप हड़प्पावासी घोड़े से सामान्यतः परिचित नहीं थे, परंतु गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थल से घोड़े की अस्थियों के विवादास्पद साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है, गेंडा और हाथी के साक्ष्य केवल मुहरों पर मिलते हैं। वास्तविक जीवन में हड़प्पावासी इनसे बिल्कुल अपरिचित थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है अर्थात असत्य हैं, ये बताने हैं। ठीक है, तो सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन जो है असत्य है, सही नहीं है, उत्तर बी हो गया। 1 और 2 क्या है? सही है। ठीक है, हड़प्पावासी बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर जैसे घरेलू पशु पालते थे, जिनमें कुबड़ वाला साड़ विशेष रूप से पूजनीय था। ठीक है, यद्यप हड़प्पावासी घोड़े से सामान्यतः परिचित नहीं थे, परंतु सुरकोटदा से उसकी अस्थि, घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सिंधु सभ्यता के स्थल चनहूदड़ों की विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो बिना किसी दुर्ग के खुला हुआ था। दूसरा है, चनहूदड़ो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, जहां से मनके बनाने का कारखाना और सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है, यहाँ से एक मिट्टी के बर्तन पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है। ठीक है, तो कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही हो गया, उत्तर डी हो गया।
सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था चंद्रहुदड़ो, ठीक है, जो बिना किसी दुर्ग के खुला हुआ था और औद्योगिक केंद्र था, जहां मनके बनाने का कारखाना से उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? चंद्रहुदड़ो से। मिट्टी के बर्तन पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। तो ये भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट, याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस स्नानागार का उपयोग मुख्यतः दैनिक व्यक्तिगत स्नान के लिए किया जाता था और इसे पूरी तरह लकड़ी के तख्तों से वाटरप्रूफ बनाया गया था। दूसरा है, इसके फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और तारकोल यानी बिटुमेन का लेप लगाया गया था। तीसरा है, स्नानागार के उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं तथा इनके चारों ओर कमरे और बदलने के कक्ष बने थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं यह बताने हैं, ठीक है। तो केवल 2 और 3 कथन जो है सत्य है, उत्तर बी हो गया। पहला कथन जो है गलत है। लकड़ी के तख्तों, ये आपको याद ही होगा कि स्नानागार कैसा बना है मोहनजोदड़ो का। यहाँ देखिए सीधे आप पकड़ लेंगे अगर आपको अच्छे से तैयार है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर देंगे। पहले कथन को यहाँ देखिए, पहला कथन सब में है तो आसानी से एलिमिनेट हो गया। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों के विनिर्माण और उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरों में ईंटों का एक निश्चित मानक अनुपात था जो सामान्यतः 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के रूप में था, ठीक है। दूसरा है, नगरों के विशाल भवनों और रक्षा प्राचीरों में केवल धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि नालियों और कुओं में केवल पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तीसरा है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों यानी डेकोरेटेड ब्रिक्स के प्रयोग का एकमात्र साक्ष्य मिला है जिसका उपयोग फर्श बनाने में किया गया था। यहाँ क्या है? सत्य हमें बताना है इस प्रश्न में। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 3 जो है सत्य, दूसरा क्या है? गलत है। तो जो ईंट थी उसका अनुपात क्या था? 4:2:1। ये पूछा गया है, PYQ देख लीजिए उठा के आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के एकमात्र साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हाकरा नदी घाटी में स्थित है, जिसे वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। इस स्थल की खोज और उत्खनन का श्रेय मुख्य रूप से प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जाता है। तीसरा है, राखीगढ़ी से एक प्राचीन अन्नागार और प्रेमी जोड़ों के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, सही कथन बताना है हमें। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, उत्तर डी हो गया, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हाकरा नदी घाटी में स्थित है, जिसे वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है, ठीक है। इस स्थल की खोज और उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। राखीगढ़ी से एक प्राचीन अन्नागार और प्रेमी जोड़ों के क्या है? कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन वैदिक सभ्यता के साथ तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है,
सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी अर्बन सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण और पशुचारण संस्कृति पर आधारित थी। दूसरा, हड़प्पावासी मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य प्रधान और शांति प्रिय थे, जबकि वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे जो रथों और घोड़ों का व्यापक उपयोग करते थे। तीसरा, हड़प्पावासी मूर्ति पूजा के प्रारंभिक रूपों से परिचित थे, जबकि प्रारंभिक वैदिक काल में मंदिरों या मूर्तियों के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में क्या कथन सत्य बताना है, ठीक है। कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो क्या है, अर्बन नगरीय सभ्यता तो थी, बढ़ते आ रहा है, ठीक है, और वैदिक जो है रूरल थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस हिसाब से सारे कथन जो है सत्य हो गए। उत्तर डी हो गया। शांतिप्रिय अभी हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता की पाषाण और धातु मूर्तियों के तकनीकी पक्षों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पादरी या राजा की मूर्ति सेलखड़ी पत्थर से बनी है, जिसके परिधान पर तिपतिया पैटर्न उत्कीर्ण है। दूसरा है, हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन का पुरुष धड़ अपनी यथार्थवादी शारीरिक संरचना और मांसपेशी विन्यास के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। देखा ही होगा आपने इसका चित्र। तीसरा है, सिंधु सभ्यता में पाषाण मूर्तियों का निर्माण बहुत व्यापक पैमाने पर व्यावसायिक रूप से होता था और ये धातु मूर्तियों की तुलना में संख्या में बहुत अधिक थी। उपरोक्त कथनों में कौन से सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन बताने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें असत्य बताना है। तो केवल क्या है, कथन तीन जो है असत्य है, ठीक है। उत्तर बी हो गया। बाकी दोनों कथन क्या है, सत्य। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पादरी या राजा की मूर्ति सेलखड़ी पत्थर से बनी है, जिसके परिधान पर तिपतिया, देखा भी होगा आपने, एनसीईआरटी के उसमें पिक्चर भी दिया हुआ, या फिर आप म्यूजियम में भी जा करके देखेंगे, ठीक है। ये दोनों कथन सत्य, तीसरा असत्य। उत्तर बी हो गया, हमें असत्य बताना था। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा कालीन वस्त्र उद्योग और पहनावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पावासी विश्व में कपास यानी कॉटन का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। दूसरा है, मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन के अंदर लिपटे हुए सूती कपड़े के प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा, कताई और बुनाई के लिए घरों में टेरा कोटा और फेयान से बने तकलियों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। हमें कथन सत्य कथन बताने हैं, ठीक है। तो वो हड़प्पा में विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे। हड़प्पा विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, ठीक है, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन के अंदर लिपटे सूती कपड़े के प्रत्यक्ष साक्ष्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। कताई बुनाई और घरों में टेराकोटा फेयान से बने तकलियों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इस हिसाब से उत्तर डी हो गया। तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है। तो साथियों, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपने प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक किया होगा और उसके पीछे की अवधारणा को भी अच्छी तरह समझा होगा। याद रखिए, प्रीलिम्स में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं बल्कि सही प्रश्नों का नियमित अभ्यास करने से मिलती है। आज अपना स्कोर अवश्य नोट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। यदि किसी प्रश्न में गलती हुई है तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानिए और उसका दोबारा से आप रिवीजन कीजिए। यदि आप फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें
8115047881 पर। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रतिदिन 25 से 50 जो है चयनित प्रश्न दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1-to-1 मेंटरशिप तथा प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर स्पेशल सेशन का लाभ मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा केंद्रित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में नए प्रश्नों, नई अवधारणा और बेहतर तैयारी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।